हे एवरीवन, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 मिनट का टॉपिक है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जीएसटी से रिलेटेड है तो मज़ा आने वाला है। तो हमें पता है कि रेंटिंग वगैरह पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ये सब जो सर्विस होती है। लेकिन जो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या करना है? रियल एस्टेट क्या सर्विस है? क्या वो गुड है? क्या हो रहा है रियल एस्टेट में? तो पूरा हमें इसमें रियल एस्टेट का देखना है। ठीक है, ये ऊपर का अभी इग्नोर कर दो, चलो यहाँ से देखते हैं। हाँ, GST Act includes supply of only movable properties। सही बात है ना, मूवेबल प्रॉपर्टीज होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, उस पर तो जीएसटी होता नहीं है, उस पर तो अलग स्टैम्प ड्यूटी वो सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ तो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ आर कंसिडर्ड एज इमूवेबल। डेफिनेटली घर वगैरह जो होते हैं रहने के लिए या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो भी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस पर कैसे जीएसटी लग सकता है? अब देखते हैं। रियल एस्टेट इज़ कैटेगराइज्ड एज द सप्लाई ऑफ सर्विस। ओ माई गॉड, ये तो एकदम ऑपोजिट बात हो गई, राइट? क्योंकि हम जीएसटी में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को लेते हैं, रियल एस्टेट को बोल दिया है साफ साफ कि इमूवेबल है। बिल्डिंग है, जैसे लैंड है, वो एक जगह रखा हुआ है। ठीक है, तो रियल एस्टेट को इन लोगों ने सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया है जीएसटी में। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, रियल एस्टेट को सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों माना गया है, वो देखते हैं। क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब हम रियल एस्टेट में होते हैं, अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है या आप रियल एस्टेट एजेंट से घर ले रहे हो, तो या तो आप उसको रेंट पे लोगे, तो अगर रेंट पे लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ दोज इंटेंडेड टू बी सोल्ड टू अ बायर। रियल एस्टेट में यही चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन बना के आपको एक घर दिया जाता है या फिर आपको रेंट पे एक घर दे दिया जाता है, या तो वो मतलब रहने के लिए हो या रेजिडेंशियल पर्पस हो या कमर्शियल जो भी है। हाउएवर, इफ़ द एंटायर कंसिडरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन, लेट्स से 5 करोड़ की कंसिडरेशन है, construction has been received after issuance of completion certificate और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, मतलब कि मैं रहने चली गई हूँ, उसके बाद मैंने पूरा 5 करोड़ का कंसिडरेशन दिया है जो कंस्ट्रक्ट कर रहा था रियल एस्टेट वाले, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ गया है, उसके बाद मैंने कहा कि मैं पूरा पैसा एक साथ ही दूंगी, 5 करोड़ बाद में पूरा, तो मैं फुल कंसिडरेशन रियल एस्टेट वालों को 5 करोड़ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद दिया कि पूरा हाँ आप कंप्लीट हो चुका है, अब आप पैसे दे दीजिए, तो मैंने दे दिया। देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब इसका रीज़न मैं बताती हूँ। सोचो कि बिल्डिंग जो है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट एजेंट से मैंने कहा था 5 करोड़ का मैं ले लूँगी, तो उसने कहा ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ गया है, अब आप दे दीजिए। तो अब मैं क्या ले रही हूँ, बना बनाया एक घर ले रही हूँ मैं, तो वो ऑलरेडी बन चुका है, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन चुका है, वो खुद एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया है, इसलिए अब उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसको इसलिए अब सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता, वो अभी कंस्ट्रक्शन सर्विस दे ही रहे हैं, तो मैं अगर बीच में उनको पैसे दे दूं, तो उस जो मैंने बीच में अगर पैसे दे दिए उस अमाउंट पे फिर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि फिर उसको हम एक सप्लाई और सर्विस मान लेंगे कि ये सर्विस सप्लाई कर रहे थे और मैंने अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, ना ही मैं रहने गई हूँ, बना नहीं, अभी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पूरी बनी नहीं है, तो वो हो जाता तब 5 करोड़ पे तब जीएसटी, या फिर मैं जितनी भी अमाउंट पे करती उस पर जीएसटी आ जाता। अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में लेती तो उस तरीके से उस पर जीएसटी आता। सो इतना ही था रियल एस्टेट का। सो कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे डिपेंड करता है कि आपको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोई जीएसटी नहीं होगा ऑब्वियसली। सो दैट वाज इट, कितना छोटा सा टॉपिक था, एंड आई होप दैट वाज हेल्पफुल। और अगर मज़ा आया हो तो कमेंट्स में बताना एंड लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।